क्या कभी ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं और एक आम इंसान है, उनके बीच का सबसे बड़ा अंतर कोई कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि शायद वो सुबह के पहले 60 मिनट हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता शायद सिर्फ हाँ, मतलब लोग अक्सर बस टैलेंट को वजह मान लेते हैं। लेकिन अगर हम आज की आधुनिक जीवन शैली को देखें, तो दिमाग में ना एक ऐसे स्मार्टफोन की तस्वीर उभरती है जिसमें एक साथ 100 से ज्यादा टैब्स खुले हुए हैं, बैटरी लगातार कम हो रही है, फोन एकदम गर्म हो रहा है और सिस्टम कभी भी क्रैश हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। ना? आज के समय में हमारे दिमाग की हालत कुछ ऐसी हो गई है, हर तरफ से आ रही जानकारी, नोटिफिकेशंस, काम का भारी दबाव। बिल्कुल, और इस लगातार चलने वाले शोर की वजह से ना हमारी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है, यानी किसी एक चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की जो दिमागी क्षमता है, वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। एकदम सही कहा आपने। मतलब ज्यादातर समय लोग सिर्फ बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। वो अपनी शर्तों पर कुछ नया या महान नहीं रच रहे होते हैं। और इसी शोर के बीच से बाहर निकलने और उस खोई हुई दिमागी क्षमता को वापस पाने के लिए ही आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की प्रसिद्ध किताब द 5 AM क्लब की। और इस गहन चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उस मशहूर 202020 फॉर्मूला को डिकोड करना है। हाँ, जो कि इस किताब का मूल आधार है। बिल्कुल। मैं मतलब इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूँ कि कैसे सुबह 5 बजे उठने की एक साधारण सी लगने वाली आदत जीवन में इतनी असाधारण और महान आदतों का निर्माण कर सकती है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ ज्यादा काम करने या कुछ समय बचाने के बारे में नहीं है, सही बात है। बल्कि उस छिपे हुए नायक को जगाने के बारे में है जो कहीं ना कहीं इस डिजिटल शोर में खो गया है। और इस किताब की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो ये है कि यह उच्च दबाव वाले कार्य दिवसों में हमारे कॉग्निटिव फोकस को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान प्रस्तुत करती है। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे साइंस है। एकदम। दुनिया के जो सबसे महान विचारक, कलाकार और लीडर्स हुए हैं, उनकी सफलता का रहस्य उनके काम करने के तरीके से ज्यादा उनके दिन की शुरुआत करने के तरीके में छिपा होता है। तो इससे पहले कि हम सीधे इस बात पर कूदें कि सुबह 5 बजे उठकर आखिर करना क्या है, मेरे मन में एक सवाल है। हाँ, बताइए। ये समय इतना खास क्यों है? मतलब सुबह 5 बजे में ऐसा क्या जादुई है जो सुबह 7 या 8 बजे में नहीं है? आखिर इस भोर के विज्ञान के पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल विज्ञान काम करता है। किताब में इस अवस्था को ट्रांसिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहा गया है। वेट, क्या? ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी? हाँ, ट्रांसिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। सुनने में तो ये किसी मेडिकल डिक्शनरी का बहुत ही भारी भरकम शब्द लगता है। अगर इसे मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए, इसे दो हिस्सों में बांटकर समझते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई या बस कुछ समय के लिए। ठीक है। और हाइपोफ्रंटैलिटी का संबंध हमारे दिमाग के उस हिस्से से है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिकल सोच, विश्लेषण, जटिल फैसले लेने और शायद चिंता करने के लिए भी। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात, चिंता करने के लिए यही हिस्सा जिम्मेदार होता है। दिन भर ये हिस्सा बहुत सक्रिय रहता है और लगातार तनाव पैदा करता है कि आगे क्या होगा, वो काम कैसे होगा या लोग क्या सोचेंगे। जो आजकल हम सबके साथ होता है। हाँ, लेकिन सुबह 5 बजे की उस गहरी और शांत भोर में, जब चारों तरफ कोई शोर नहीं होता, कोई डिजिटल भटकाव नहीं होता, तो दिमाग का ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ समय के लिए धीमा पड़ जाता है। अच्छा। यानी ये अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। यहाँ ये विषय सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सुबह सुबह दिमाग के कंप्यूटर से सारी बैकग्राउंड एप्स और फालतू टैब्स को जबरदस्ती बंद कर दिया जाए। एकदम सटीक तुलना है ये। ताकि उस कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग पावर, यानी उसकी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है, वो सिर्फ एक ही जगह और एक ही काम पर पूरी तरह से केंद्रित हो सके। हाँ, और जब दिमाग का ये चिंता करने वाला हिस्सा शांत होता है ना, तो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल बदलाव आता है। हमारी दिमाग की तरंगे जो दिन भर बीटा अवस्था में रहती हैं, जहां बहुत तनाव और घबराहट होती है, वो शांत होकर अल्फा और कभी-कभी थीटा अवस्था में चली जाती हैं। ओह वाओ।
और इसी समय दिमाग में डोपामाइन, जो कि एक प्रेरणा जगाने वाला हार्मोन है, और सेरोटोनिन, जो खुशी और शांति का हार्मोन है, उनका स्राव तेजी से बढ़ता है। तो क्या इसी को न्यूरोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी को फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां किसी भी इंसान का प्रदर्शन अपने चरम पर होता है और जहां से सबसे बेहतरीन रचनात्मक आइडियाज जन्म लेते हैं। यानी वो 5 बजे का समय सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि बाहर शांति है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बायोलॉजिकल रूप से हमारे दिमाग को एक जीनियस की तरह काम करने के लिए तैयार कर रहा होता है। हाँ, वो हमारे शरीर की केमिस्ट्री को ही बदल देता है। लेकिन इस रिसर्च में एक और बात है जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। कौन सी? अक्सर हम बहुत सी सेल्फ हेल्प किताबों में पढ़ते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं कि सफलता के लिए बस माइंडसेट ही सब कुछ है। हाँ, ये बहुत आम बात है। मतलब बस सोच बदल लो तो सब बदल जाएगा। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि माइंडसेट सिर्फ 25% ही काम करता है। मैं तो ये पढ़कर हैरान रह गई थी। और ये सच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे ये किताब तोड़ती है। लेखक का मानना है कि सफलता और व्यक्तिगत महानता के लिए 4 आंतरिक साम्राज्यों का संतुलन बहुत जरूरी है। 4 साम्राज्य? हाँ, माइंडसेट यानी हमारा मनोविज्ञान, ये सिर्फ 1/4 हिस्सा है। मान लीजिए किसी के विचार बहुत सकारात्मक हैं, लक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, लेकिन दिल में पुराना गुस्सा है, किसी के प्रति नाराजगी, निराशा या कड़वाहट भरी है, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में सफलता मिलना नामुमकिन है। इसलिए दूसरा साम्राज्य है हार्ट सेट, यानी अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर काम करना, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना और कृतज्ञता महसूस करना। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। और बाकी के 2 साम्राज्य कौन से हैं? तीसरा है हेल्थ सेट, यानी शारीरिक ऊर्जा। शरीर का स्वस्थ होना। हाँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतिहास रचना चाहता है या अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है, तो सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि उसे जीवित और ऊर्जावान रहना होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, बीमार शरीर के साथ तो महान लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। एकदम। और जो चौथा साम्राज्य है वो है सोल सेट। ये आध्यात्मिकता से जुड़ा है। आध्यात्मिकता मतलब किसी धर्म से? नहीं नहीं, इसका मतलब किसी धर्म से नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति, अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन के उस उद्देश्य से जुड़ना है जो भौतिक चीजों से कहीं ऊपर है। अच्छा। इसका मतलब है कि जब तक माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, इन चारों पर एक साथ काम नहीं किया जाता, इंसान का विकास हमेशा असंतुलित ही रहेगा। बिल्कुल। और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इन चारों साम्राज्यों पर काम करने का सबसे बेहतरीन समय वही सुबह 5 से 6 बजे के बीच का 1 घंटा होता है। जी हाँ, और उसी 1 घंटे को किताब में विक्ट्री आवर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब जब दिमाग फ्लो स्टेट में है और चारों साम्राज्यों पर काम करना है, तो उस 60 मिनट के विक्ट्री आवर का असल में सबसे प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए? मुझे लगता है यहीं से उस प्रसिद्ध 20-20-20 फॉर्मूला की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही। इस फॉर्मूले के तहत उस सुबह के 1 घंटे को ना 20-20 मिनट के 3 बहुत ही स्पष्ट और ठोस हिस्सों में बांटा गया है। ओके। पहला है मूव यानी गतिविधि, बिल्कुल। दूसरा रिफ्लेक्ट यानी मनन, और तीसरा है ग्रो यानी विकास। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मूव यानी सुबह 5 बजे से 5:20 तक। हाँ, इसमें पसीना बहाने वाला कोई भी कड़ा व्यायाम करने की बात कही गई है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। क्या व्यायाम का मतलब सिर्फ हल्की स्ट्रेचिंग या योगा नहीं हो सकता? पसीना बहाना इतना अनिवार्य क्यों बताया गया है? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन यहाँ फिर से हमें शरीर की केमिस्ट्री को समझना होगा। अच्छा। रात भर सोने के बाद सुबह के समय शरीर में कोर्टिसोल अपने सबसे उच्च स्तर पर होता है। कोर्टिसोल यानी वो डर और तनाव पैदा करने वाला हार्मोन। बिल्कुल वही। जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही 20 मिनट तक ऐसा व्यायाम करता है जिससे तेजी से पसीना आए, तो वो कोर्टिसोल का स्तर एकदम से नीचे गिर जाता है। ओह, तो मतलब तनाव सीधा कम हो जाता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पसीने वाले व्यायाम से दिमाग में एक खास तरह का प्रोटीन रिलीज होता है जिसे BDNF कहते हैं। BDNF? हाँ, ये नाम तो वैज्ञानिक हलकों में बहुत मशहूर हो रहा है। इसे दिमाग के लिए चमत्कारिक खाद या मिरेकल फर्टिलाइजर भी कहा जाता है ना? बिल्कुल सही कहा। BDNF का काम यही है। ये तनाव या उम्र की वजह से जो दिमागी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उनकी मरम्मत करता है और न्यूरोजेनेसिस की प्रक्रिया को तेज करता है। न्यूरोजेनेसिस का मतलब है दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होना। वाओ! और ये इंसान की सोचने की गति,
सीखने की क्षमता और एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। व्यायाम के इतने ही ज्यादा बायोलॉजिकल फायदे हैं, तो मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। कैसी असहमति? अगर BDNF इतना ही जरूरी है, तो कोई व्यक्ति सुबह उठकर पूरे 60 मिनट सिर्फ वर्कआउट ही क्यों ना करे? उसे सिर्फ 20 मिनट तक ही सीमित क्यों रखा गया है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। लेकिन सोचिए, अगर कोई पूरे 60 मिनट सिर्फ वर्कआउट करेगा, तो वो केवल अपने हेल्थ सेट पर काम कर रहा है। ओह राइट, वो 4 आंतरिक साम्राज्य। बिल्कुल। ऐसा करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन वो अपने हार्ट सेट, सोल सेट और माइंड सेट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। और जैसा कि हमने पहले बात की, एक असंतुलित विकास लंबे समय तक किसी को महानता के शिखर पर नहीं टिका सकता। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। संतुलन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रिफ्लेक्ट यानी मनन, जो सुबह 5:20 से 5:40 तक चलता है। ये वो समय है जब पसीना बह चुका है और दिमाग एकदम शांत और ऊर्जावान है। तब पूर्ण एकांत में जाने की बात की गई है। इसमें ध्यान और जर्नलिंग यानी डायरी लिखने की सलाह दी गई है। लेकिन देखिए, एक आम इंसान जिसके पास सुबह नाश्ता बनाने की, बच्चों को स्कूल भेजने की और ऑफिस भागने की जल्दी है, वो 20 मिनट सिर्फ बैठकर अपने डर और दर्द क्यों लिखेगा? क्या ये कीमती समय की बर्बादी नहीं लगेगी उसे? शुरुआत में ये समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन असल में ये दिन का सबसे ज्यादा समय बचाने वाली गतिविधि है। वो कैसे? क्योंकि जब हम अपनी उलझनों, कुंठाओं, डर और दर्द को कागज पर उतारते हैं ना, तो हम असल में अपने हार्ट सेट की सफाई कर रहे होते हैं। अच्छा। अगर दिमाग में पिछली रात की कोई बहस चल रही है या भविष्य की चिंताएं घूम रही हैं, तो हम नए काम पर फोकस कैसे करेंगे? ओह, अब मैं समझ रही हूँ। ये बिल्कुल मतलब हमारे स्मार्टफोन की कैश मेमोरी को क्लियर करने जैसा है। एकदम सटीक उदाहरण। कोई भी सिस्टम तब तक तेज नहीं चल सकता जब तक उसका पुराना कचरा साफ न किया जाए। तो डायरी लिखना एक तरह से रात भर की सारी मानसिक उलझनों को कागज पर डंप करना है, ताकि दिमाग बिना हैंग हुए पूरे दिन सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल। और इसके साथ ही इस समय में एक प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट भी बनाया जाता है। मतलब आज का दिन कैसा दिखना चाहिए, उसकी एक मानसिक रूपरेखा। हाँ, दिन को प्लान करना ताकि भटकाव ना हो। और फिर आता है अंतिम 20 मिनट का हिस्सा, ग्रो यानी विकास, सुबह 5:40 से 6 बजे तक। यह हिस्सा पूरी तरह से ज्ञान को बढ़ाने और माइंडसेट को मजबूत करने के लिए है। किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली नियम बताया गया है, जिसे 2x 3x माइंडसेट कहते हैं। इसका सीधा सा गणित यह है कि अगर कोई अपनी आय और समाज में अपने प्रभाव को 2 गुना यानी 2x करना चाहता है, तो उसे अपनी व्यक्तिगत निपुणता और पेशेवर क्षमता में अपना निवेश 3 गुना यानी 3x करना होगा। वाव! और ये निवेश पैसों का नहीं है, बल्कि समय और ध्यान का है। बिल्कुल। मतलब इस 20 मिनट में किताबें पढ़ी जा सकती हैं, ऑडियो बुक सुनी जा सकती हैं, या अपने क्षेत्र के महान लीडर्स के जीवन के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री देखी जा सकती हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर इन 60 मिनटों में शरीर को ऊर्जा मिल गई, भावनाएं शांत हो गई और दिमाग नए ज्ञान से भर गया। मतलब ये एक ऐसी संपूर्ण दिनचर्या है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों की ओर ले जाने की एक ठोस नींव रखती है। एकदम सही। ये फॉर्मूला वैज्ञानिक रूप से बहुत ही प्रामाणिक लगता है, लेकिन असल और सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद शुरू होती है। कौन सी चुनौती? रोज सुबह 5 बजे अलार्म बजने पर उस गर्म बिस्तर से बाहर निकलना। हाँ, ये तो है। मतलब शुरुआत में ये किसी ऊंचे पहाड़ पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने जैसा महसूस होता है। इस आदत को जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए, वो भी बिना 2-4 दिन में ही हार माने? देखिए, इस चुनौती से निपटने के लिए ही किताब में आदत निर्माण प्रोटोकॉल का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। आमतौर पे समाज में ये माना जाता है कि किसी भी नई आदत को बनाने में 21 दिन लगते हैं। हाँ, 21 दिन का रूल तो बहुत मशहूर है। लेकिन असल में ये एक पुराना मिथक है। नई रिसर्च और न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान के अनुसार किसी भी आदत को पूरी तरह से स्वचालित या ऑटोमेटिक बनने में कम से कम 66 दिन लगते हैं। इसे द 66 डे मिनिमम कहा गया है। 66 दिन। अच्छा, अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम थोड़ा और खोलें, तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर नहीं है जिसे बदलाना जा सके? बिल्कुल नहीं। ये एक प्लास्टिक की तरह है जो नए अनुभवों के साथ अपना आकार और अपने अंदर के तार या वायरिंग बदल सकता है। एकदम।
जब हम कोई नया काम करते हैं तो दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक बहुत ही घने जंगल में पहली बार चल रहा है। हाँ शुरुआत में उसे झाड़ियां काटनी पड़ेंगी, रास्ता बनाना पड़ेगा, जो बहुत बहुत मुश्किल होगा। हाँ ये आदत निर्माण का पहला चरण है। डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, जो पहले 22 दिन चलता है। विनाश। हाँ, क्योंकि इसमें पुरानी और आरामदायक आदतों को तोड़ना होता है। और ये हिस्सा सच में सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। मुझे तो ये एक स्पेस शटल या रॉकेट की तरह लगता है। वो कैसे? मतलब एक रॉकेट अपना सबसे ज्यादा ईंधन सिर्फ शुरुआत के कुछ मिनटों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी हमारी पुरानी आदतों के खिंचाव को पार करने में खर्च कर देता है। लेकिन एक बार वो खिंचाव पार हो जाए तो आगे का सफर आसान होने लगता है। ये तुलना एकदम सटीक है। पहले 22 दिन सच में एक भारी संघर्ष की तरह महसूस होते हैं। दिमाग बार बार संकेत देगा कि बस वापस सो जाओ। लेकिन अगर कोई डटा रहता है तो वो दूसरे चरण में प्रवेश करता है, इंस्टॉलेशन यानी स्थापना। ये बीच के 22 दिनों का हिस्सा है। और ये कैसा होता है? ये बहुत उथल-पुथल भरा होता है, जिसे अक्सर मेसी इन द मिडिल भी कहा जाता है ना? सही कहा। इस दौरान ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन असल में यही वो समय है जब दिमाग में उस नए रास्ते पर पक्की सड़क बन रही होती है। तंत्रिकाएं एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं और शरीर खुद को रीवायर कर रहा होता है। ओह, तो वो थकान असल में दिमागी कसरत की थकान है। और अगर कोई इंसान इस मानसिक तूफान को पार कर ले तो अंतिम 22 दिनों का चरण आता है, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। बिल्कुल, यही वो समय है जब ये नई आदत जीवन शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। मतलब फिर जोर नहीं लगाना पड़ता। हाँ, जिस तरह सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसी तरह 5 बजे उठने के लिए अब इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरी तरह से स्वचालित हो जाता है। वाह! और मुझे याद है, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक 4 कदमों वाले ढांचे का भी जिक्र किया गया है। हाँ, ये ढांचा रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। पहला कदम है ट्रिगर। किताब सुझाव देती है कि फोन की जगह एक पुराने जमाने की अलार्म घड़ी का इस्तेमाल किया जाए। फोन क्यों नहीं? क्योंकि फोन भटकाता है। हाँ। और अलार्म घड़ी के साथ एक मनोवैज्ञानिक चाल चलते हुए उसे 30 मिनट आगे सेट कर दिया जाए। मतलब 5:30 का अलार्म लगाया जाए ताकि दिमाग को लगे कि उठने का समय हो गया है, जबकि असल में 5 ही बज रहे होते हैं। हाँ, ये तो खुद को ही बेवकूफ बनाने वाली बात है, लेकिन बहुत काम किए। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है रूटीन। अलार्म बजते ही बिस्तर से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। बिना सोचे? बिल्कुल बिना सोचे। अगर 1 मिनट भी सोचने का मौका दिया तो दिमाग 1000 बहाने बना देगा कि आज बाहर बहुत ठंड है या कल रात नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, दिमाग तो बहुत चालाक है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है रिवॉर्ड या इनाम। जब वो मुश्किल काम पूरा हो जाए तो खुद को कुछ ऐसा देना चाहिए जो खुशी दे। जैसे सुबह की कॉफी का एक शानदार कप या डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को संकेत देता है कि ये मेहनत किसी अच्छी चीज के लिए की जा रही है। मुझे डार्क चॉकलेट वाला आइडिया बहुत पसंद आया। हाँ, और अंत में चौथा कदम है रेपिटेशन, यानी इसे बिना रुके लगातार दोहराते रहना। और इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए ना, डे स्टैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही शानदार है। अक्सर लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने का भारी दबाव ले लेते हैं और फिर टूट जाते हैं। सही बात है। डे स्टैकिंग कहता है कि सिर्फ हर दिन 1% सुधार करना है। अगर कोई रोज बस 1% बेहतर होता है तो ये छोटे छोटे सुधार जोड़कर महीनों और सालों में एक ऐसा पहाड़ बन जाते हैं जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। एकदम। और इस प्रगति को ट्रैक करने के लिए 66 दिनों तक द 5 AM हैबिट इंस्टॉलर जैसे ऐप्स या टूल्स का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, प्रगति को कागज या ऐप पर ट्रैक करना बहुत व्यवहारिक तरीका है। जब हम अपनी लगातार बनती हुई चेन को देखते हैं ना, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे तोड़ने का मन नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक और वास्तविक जीवन की समस्या आती है। बताइए। जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा में तो चलती नहीं है। क्या होगा जब काम का दबाव बहुत ज्यादा हो? मान लीजिए कोई बहुत ही उच्च दबाव वाला हफ्ता चल रहा है, ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। ऐसे व्यस्त और तनावपूर्ण समय में इस एलीट रूटीन को कैसे बनाए रखा जाए? क्या तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। 5 बजे के इस रूटीन की सफलता का राज वास्तव में सुबह उठने में नहीं, बल्कि रात को सोने में छिपा है। अच्छा, मतलब ये कि जीतने वाली सुबह की तैयारी एक रात पहले शुरू हो जाती है।
निश्चित रूप से नींद का विज्ञान इस पूरे 5 AM फॉर्मूला का वो फाउंडेशन या नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। किताब बहुत स्पष्ट करती है कि 7.5 घंटे की बेहतरीन और गहरी नींद लेना अनिवार्य है। ये कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। और नींद का ये समय 90 मिनट के 5 स्लीप साइकिल्स से मिलकर बनता है। ये 90 मिनट का गणित क्या है? अक्सर समाज में तो ये माना जाता है कि सफल लोग कम सोते हैं, जो सोवत है वो खोवत है, और जैसी कहावतें तो हमने बचपन से सुनी है। हाँ बिल्कुल। तो क्या कम सोकर ज्यादा काम करना सफलता की निशानी नहीं है? देखिए, ये हमारी आधुनिक कार्य संस्कृति का सबसे हानिकारक भ्रम है। भ्रम है? हाँ, हर 90 मिनट के चक्र में हम हल्की नींद से गहरी नींद और फिर स्वप्न वाली नींद, जिसे REM कहते हैं, उससे गुजरते हैं। अगर कोई इंसान 8 घंटे सोकर भी किसी चक्र के बीच में अचानक उड़ जाता है तो वो दिन भर थका हुआ महसूस करेगा। लेकिन 7.5 घंटे सोने से 5 चक्र पूरी तरह समाप्त होते हैं और व्यक्ति एकदम ताजगी के साथ उठता है। ओह, तो ये क्वालिटी और साइकिल्स का खेल है, सिर्फ घंटों का नहीं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, इसी गहरी नींद के दौरान हमारे शरीर में 75% HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अच्छा, इसका क्या काम है? ये वो हार्मोन है जो दिन भर के तनाव से टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ऊर्जा के स्तर को फिर से भरता है और यहाँ तक कि हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है। वेट, सच में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है? ये कैसे काम करता है? हमारे DNA वाले क्रोमोसोम के सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है जिसे टीलोमेर कहते हैं। टीलोमेर, ओके। इसे ऐसे समझें जैसे जूते के फीते के अंत में लगा हुआ प्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा जो फीते को उधड़ने से बचाता है। हाँ बिल्कुल, समझ गई। अच्छी नींद इन टीलोमेर्स को सुरक्षित रखती है। अगर कोई नींद से लगातार समझौता करेगा तो उसकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ सिकुड़ जाएगी, शरीर जल्दी बूढ़ा होगा और वो सुबह 5 बजे उठकर भी उस समय का कोई सार्थक उपयोग नहीं कर पाएगा। बाप रे, नींद का इतना गहरा असर होता है। तो एक बेहतरीन नींद सुनिश्चित करने के लिए सबसे कारगर प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव यह है कि बेडरूम को तकनीक मुक्त यानी टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाना होगा। मतलब कोई फोन नहीं? कोई फोन नहीं। सोने से कम 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से जो नीली रोशनी या ब्लू लाइट निकलती है वो दिमाग को धोखा देती है कि अभी दिन का समय है, जिससे मेलाटोनिन, जो कि नींद लाने वाला हार्मोन है, उसका स्राव रुक जाता है। बेडरूम का माहौल ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए। यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी जो बहुत से लोगों के मन में आ सकता है। हाँ बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोमवार से शुक्रवार तक बहुत मेहनत करता है, क्या वो इस 5 AM रूटीन को सिर्फ हफ्ते में 5 दिन कर सकता है? क्या वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार को आराम करने की छूट ली जा सकती है? हाँ, ये सवाल तो बहुत ही स्वाभाविक है ना? लेकिन किताब में इसका बहुत ही कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया गया है। एक वाक्य है, अधूरा समर्पण अधूरे परिणाम ही देता है। ओह, इसका मतलब है कि अगर सच में महानता हासिल करनी है तो कोई ऑफ डे या छुट्टी का दिन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति वीकेंड पर नियम तोड़ता है और देर तक सोता है तो वो असल में अपने दिमाग की उस न्यूरोलॉजिकल वायरिंग को कमजोर कर रहा होता है जिसे उसने 66 दिनों के प्रोटोकॉल में इतनी मुश्किल से बनाया था। सारी मेहनत पानी में। हाँ, शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और फिर सोमवार की सुबह उठना वापस पहले दिन जैसा दर्दनाक हो जाता है। इसलिए निरंतरता ही इस पूरे विज्ञान की असली चाबी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, वो ट्रांजिएंट हाइपोफेंटालिटी का विज्ञान, 20-20-20 का संतुलित फॉर्मूला, आदत बनाने की 66 दिन की कड़ी मेहनत और रात की 7.5 घंटे की गहरी नींद, तो ये पूरी तस्वीर हमें जीवन के बारे में क्या सिखाती है? अगर इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये 20-20-20 फॉर्मूला केवल समय बचाने या टाइम मैनेजमेंट का कोई साधारण टूल नहीं है। हाँ? ये असल में जीवन को पूर्णता, गहराई और सार्थकता के साथ जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली दर्शन है। ये दिन की पहली किरण के साथ अपने भीतर के उस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को निखारने की एक दैनिक प्रक्रिया है, जिसमें माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को हर दिन एक नया और बेहतर आकार दिया जाता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। ये सिर्फ एक मशीन की तरह लगातार काम करने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अधिक शांत, केंद्रित और बेहतर इंसान बनने के बारे में है। हमने आज की इस चर्चा में समझा कि कैसे सिर्फ 20 मिनट पसीना बहाना हमारे दिमाग के पूरे रासायनिक ढांचे को बदल सकता है। हाँ।
कैसे सुबह के एकांत में अपनी कुंठाओं को कागज पर उतारना हमारे भावनाओं के कचरे को साफ कर सकता है, और कैसे रोज कुछ नया सीखना हमारी सोचने की क्षमता की सीमाओं को तोड़ सकता है। और सबसे खास बात, ये सब कुछ उस जादुई समय में होता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। वो जो सुबह की शुरुआती शांति है ना, वो एक ऐसी मानसिक स्पष्टता देती है जिसे दिन के शोर शराबे और फोन की लगातार बजती घंटी के बीच कभी हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम इस विस्तृत विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना चाहती हूँ जो शायद श्रोताओं को अपने जीवन के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। हमने शुरुआत में इस बात पर गौर किया था कि हमारा आधुनिक दिमाग उस फोन की तरह हो गया है जो सूचनाओं के ओवरलोड से क्रैश होने की कगार पर है, और उसे हर दिन एक रीसेट की सख्त जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, महानता की असली परीक्षा ये नहीं है कि दुनिया आपके काम के बारे में क्या सोचती है या सोशल मीडिया पर कितनी तालियां बज रही हैं। महानता की असली परीक्षा तो ये है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है, जब चारों तरफ घुप अंधेरा होता है और कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं होता, तब आप क्या कर रहे होते हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो क्या ये संभव है कि इस शोर भरी दुनिया से सही मायने में जुड़ने, समाज में कुछ महान रचने और अपना एक असाधारण प्रभाव छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका हर सुबह सबसे पहले उठकर इस दुनिया की भीड़ से पूरी तरह कट जाना हो? इस शांत, एकांत और सुबह 5 बजे के उस अछूते जादू को खुद अनुभव करके देखिए। शायद आप ये पाएंगे कि जो सफलता, शांति और नायक की तलाश आप बाहर की दुनिया में कर रहे थे, वो नायक हमेशा से आपके ही भीतर उस भोर की पहली किरण का इंतजार कर रहा था।